बताइएगा तो पिंच ब्लेड से आप कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं? पिंच ब्लेड से यूरेनियम और रेडियम दोनों आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से रेडियम निकाला जाता है रेडियो एक्टिव तत्व की अगर बात करें तो, अगर सिर्फ रेडियो एक्टिव तत्व की बात करें। आगे आपको बताना है न्यूटन पर केजी जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन पर केजी त्वरण का एसआई मात्रक है, ठीक है ना। त्वरण का मात्रक है, एसआई मात्रक तो नहीं है, मात्रक है ये। और एसआई मात्रक त्वरण का क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। आगे आपको बताना है ग्वाइटर नामक रोग जो है शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है ना। ग्वाइटर जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, थायराइड ग्लैंड की खराबी के कारण होता है। आगे आपको बताना है वायरोलॉजी में आप किसका अध्ययन करेंगे? वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे, ये सब नाम से स्पष्ट है। बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल, ठीक है, कैल्सीफिरॉल ही है। और विटामिन ई का नाम क्या है? टेकोफिरॉल, ठीक है ना, टेकोफिरॉल। और देखिएगा विटामिन डी में 3 तरह का होता है, ठीक है ना। 3 है विटामिन डी में। विटामिन D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है, ठीक है ना। जैसे बी कम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं ना, वैसे ही डी कम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है ना। जिसमें D1 को क्या बोलते हैं? तो साइटोफिरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोफिरॉल बोलते हैं। और वही D2 की बात करें तो D2 को क्या बोलते हैं? कैल्सी अर्गोफिरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सी अर्गोफिरॉल बोलते हैं। और वही D3 की बात करें तो कैल्सी कोलोफिरॉल बोलते हैं, ठीक है ना, कैल्सी कोलोफिरॉल। तो हम लोग जीव जंतु में जो पाया जाता है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है? D3। डी कम्प्लेक्स में D3 हम लोग में पाया जाता है। D2 किस में पाया जाता है? तो पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है ना। पादप वर्ग में कितना कौन सा पाया जाएगा? D2 पाया जाएगा, ठीक है ना। और बी कम्प्लेक्स तो हम लोग में पूरा पाया जाता है। विटामिन का खोज कौन किए थे? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन का खोज फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का थाइमीन। विटामिन बी का थाइमीन, ठीक है ना। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल, सिर्फ कैल्सीफिरॉल याद रखिए, फिर ऑप्शन से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई का टेकोफिरॉल। और विटामिन के का फ्लेक्वेनिन, ठीक है ना, फ्लेक्वेनिन बोलते हैं। अब इसमें बस 2 ही आ जाता है जटिल, एक बी कम्प्लेक्स और फिर डी कम्प्लेक्स। तो डी कम्प्लेक्स में तो 3 ही है, बी कम्प्लेक्स में थोड़ा सा ज्यादा है। तो बी कम्प्लेक्स में बताइएगा विटामिन B1 का क्या नाम है? थाइमीन। और B2 का राइबोफ्लेविन। B3 का नियासिन, बिल्कुल सही है, B3 का नियासिन। विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटीन। और विटामिन B9 और B11 का फॉलिक एसिड। विटामिन B9 और B11 का फॉलिक एसिड। और B12 का क्या नाम है? तो वो साइनोकोवैलामिन हो जाता है। साइनोकोवैलामिन विटामिन B12 हो जाता है। और फिर डी कम्प्लेक्स में भी बताए तो D1 का क्या? साइटोकैल्सीफिरॉल, ठीक है ना। विटामिन D1 का साइटोकैल्सीफिरॉल। विटामिन D2 का कैल्सी अर्गोफिरॉल, एग्रीकल्चर से अर्गोफिरॉल। और विटामिन D3 का कैल्सी कोलोफिरॉल, ठीक है ना। और फिर बाकी सब याद है, इतना याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। बताइएगा तो कैलोमल से आप, कैलोमल क्या होता है? कैलोमल क्या होता है? किसका यौगिक होता है ये? मरकरी का, ठीक है ना। हाइड्रा गैलियम जिसको बोलते हैं, Hg जो बोलते हैं ना, पारा जिसको बोलते हैं, उसी का यौगिक है, ठीक है ना। मर्क्यूरस क्लोराइड को बोलते हैं कैलोमल। आगे आपको बताना है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी का। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? लाल कलर का सबसे कम होता है, ठीक है ना, सबसे कम होगा लाल का। आगे आपको बताना है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक यानी कि रक्त दाब जो होता है, अनुशीलक दाब यानी कि जिसको डायसिस्टोलिक बोलते हैं, वो प्रेशर कितना होता है? डायसिस्टोलिक। सिर्फ हम डायसिस्टोलिक प्रेशर बोल रहे हैं 80। डायसिस्टोलिक कितना होता है? 80 mmHg। कितना होता है? 80 mmHg। और वही सिस्टोलिक की बात करें तो 120। सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक 100, सीधे 80, ठीक है ना, सीधा 80। और mmHg होता है। चलिए आगे आपको बताना है इथोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हैं?
इथोलॉजी में, इथोलॉजी मछली, इथोलॉजी में, इथोलॉजी में आप अध्ययन करते हैं जानवर का रहन सहन का कैसा, उसका विधि व्यवहार क्या है, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो इथोलॉजी में करते हैं। जैसे मानव का जो है वो कौन सा हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं वो मानव के सांस्कृतिक और उसके रहन सहन के बारे में अध्ययन करते हैं ना एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है ना। उसी तरह से इथोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जानवरों के व्यवहार और रहन सहन के बारे में करते हैं, ठीक है ना, इथोलॉजी में। आगे आपको बताना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान की किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी, विज्ञान के किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी, तो मैडम क्यूरी, ठीक है ना। भौतिकी और रसायन दोनों से वो बिलोंग करती थी, भौतिकी और रसायन दोनों से, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से वो बिलोंग करती थी, ठीक है ना, मैडम क्यूरी जी। रेडियम धातु का खोज कौन किए थे, रेडियम तत्व का खोज कौन किए थे, मैडम क्यूरी के द्वारा ही किया गया था। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। और रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किए थे, हेनरी वैकुलर जी के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी एक तत्व का गुण है, तत्व का एक गुण है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी, जिसकी खोज कौन किए थे, हेनरी वैकुलर। और रेडियम एक तत्व है जिसका खोज कौन किए थे, मैडम क्यूरी जी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना HIV विषाणु से आपको कौन सा रोग होने की संभावना होती है, एड्स होती है, ठीक है ना। HIV विषाणु जो होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होती है, उससे कौन सी बीमारी होती है, एड्स बीमारी होती है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के। और कौन सा धातु सहायक होता है, कैल्शियम। कौन सा धातु सहायक होता है, कैल्शियम, ठीक है ना, रक्त को थक्का जमाने में। आगे आपको बताना है तेल का जल के तल पर फैल जाना किस कारण से होता है, बिल्कुल पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी कि जल का पृष्ठ तनाव जो है वो तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, ठीक है ना, जल से कम होता है, किसका, तेल का, इसी के लिए वो पूरा उस पे फैल जाता है। चलिए आगे आपको बताना है ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है, आंख से संबंधित बीमारी है। ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है, आंख की बीमारी है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है, हेपेटाइटिस बी से आपको कौन सा, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होती है वो इससे कौन सी बीमारी होती है, नहीं टाइफाइड नहीं, पीलिया, ठीक है ना, पीलिया जिसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, ठीक है ना, पीलिया जिसको बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है ना। ये वायरस है, जो वायरस क्या काम करता है, तो हमारे लिवर सिस्टम को खराब करने का काम करता है। और हमारा लिवर सिस्टम जो है, लिवर जो है हमारा, वो मुख्यतः 3 चीजों से बना हुआ है, ठीक है ना। किस किस से बना हुआ है, तो पहला तो हिपैटिक टिश्यू से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, हिपैटिक टिश्यू से बना हुआ है। दूसरा एक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये 2 नामक वर्णक होता है, ठीक है ना, 2 प्लास्टेट होता है, 2 वर्णक होता है जिसका बना होता है। तो इसमें हेपेटाइटिस बी के द्वारा क्या किया जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा इसमें बिलिरुबिन नामक जो हमारा वर्णक है उसको बढ़ा दिया जाता है, बिलिरुबिन को बढ़ा देता है, लिवर यानी कि लिवर का साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण, और बिलिरुबिन का जो वर्णक यानी कलर होता है वो कैसा कलर होता है, पीला कलर होता है, येलो कलर होता है, जिस कारण पूरा शरीर में पीलापन आ जाता है, ठीक है ना। बिलिरुबिन वर्णक प्लास्टेट बढ़ने के कारण जो है पूरे शरीर में पीलापन आ जाता है, और वो बीमारी कौन सी है, पीलिया या जॉन्डिस, ठीक है ना, पीलिया या जॉन्डिस। आगे बताना है आपको एपिलेप्सी रोग जो है यह किससे संबंधित है, मिर्गी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं, हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, या किससे, ठीक है ना, नाड़ी संस्थान से, ठीक है ना, नाड़ी संस्थान से संबंधित है। नाड़ी वही तंत्रिका समझ लीजिए, ठीक है ना, तंत्रिका वेन सिस्टम है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, ए से, ओ से और बी से, ए से, बी से और ओ से, ठीक है ना, तीनों से ये ग्रहण कर सकता है AB वाला। चलिए आगे आपको बताना है चेचक की टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर जी के द्वारा, ठीक है ना। चेचक का टीका का खोज कौन किए थे, एडवर्ड जेनर किए थे। और टीकाकरण का खोज कौन किए थे, टीकाकरण का खोज कौन किए थे, यही एडवर्ड जेनर किए थे, ठीक है ना, एडवर्ड जेनर जी के द्वारा ही किया गया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे, जब ये टीकाकरण की खोज किए थे ना, वैक्सीनेशन की जब ये खोज किए थे, तब इनको पता ही नहीं था कि हम क्या खोजे हैं,
उस समय वायरस का भी खोज नहीं हो चुका था, और वो वायरस का टीकाकरण कर रहे थे और सक्सेसफुल रहा था, तो इसको टीकाकरण का फादर बोला जाता है, ठीक है ना, किसको, एडवर्ड जेनर को। लेकिन इनको पता नहीं था कि हमने क्या खोजा है और क्या किया है, ये हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये कैसे वर्क करता है इनको कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि वायरस का खोज ही नहीं हुआ था ना। और ये टीकाकरण वेरियोला और वेरिसेला वायरस का ये इलाज कर रहे थे, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी ऑफलाइन में रहेंगे, कैमरा बंद रहेगा तो कभी कहानी बता देंगे अगर टाइम रहेगा तो। चलिए आगे आपको बताना है, दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्वों की कमी होती है? लोहा की और कॉपर की, ठीक है ना, लोहा और कॉपर की कमी होती है, ठीक है ना, लोहा और कॉपर की कमी होती है दूध में। बाकी कैल्शियम वगैरह भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन की बात करें तो कौन सी विटामिन नहीं पाई जाएगी? विटामिन सी, ठीक है ना, मात्र एक विटामिन सी नहीं पाई जाती है। चलिए आगे आपको बताना है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? नहीं, सबसे पुराना खाद्यान्न यानी फूड जो है सबसे पुराना गेहूं नहीं, पुराना गेहूं से भी पुराना जौ है, ठीक है ना, जौ सबसे पुराना जो खाद्यान्न है वो कौन सा है? जौ है। चलिए बताइएगा, किस बकरी को विश्व में दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? पश्मीना नहीं, पश्मीना तो ऊन के लिए याद करते हैं, ठीक है ना, पश्मीना जो है भेड़ का प्रजाति है, वो किसके लिए? ऊन के लिए। और अभी हम बोल रहे हैं क्या हुआ? सानेन, सानेन विश्व में दूध की रानी के रूप से जो जाना जाता है वो कौन सी बकरी है? सानेन बकरी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाइंग व्हील जो है ये किस प्रकार के लोहे का बनाया जाता है? ढलवा लोहा का, ढलवा लोहा का। किस प्रकार के लोहा का बनता है? ढलवा लोहा का, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है हाइपो केमिकल, वो कौन सा रसायन होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा होता है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और कृत्रिम वर्षा करवाते हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का। और स्याही जो लगाते हैं वोटिंग के दौरान वो सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट। वोटिंग के दौरान स्याही में लगा दिया जाता है, वो सिल्वर नाइट्रेट रहता है। चलिए आगे आपको बताना है, भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, MIC का फुल फॉर्म क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था ये? 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है ना। और ये कहां पे हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। किस कंपनी के द्वारा ये रिसाव हुआ था? किस कंपनी? यूनियन कार्बाइड। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। यूनियन कार्बाइड नामक एक अमेरिकी कंपनी थी जो कि खाद यानी कि उर्वरक बनाने का, फर्टिलाइजर बनाने का संयंत्र था, ठीक है ना। उसी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिससे बोला जाता है कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जहरीली गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे आपको बताना है, ऑक्सेनोमीटर से आप क्या नाप सकते हैं? ऑक्सेनोमीटर से पौधे का रेखीय वृद्धि, ठीक है ना, पौधे का रेखीय वृद्धि जो है आप ऑक्सेनोमीटर से नाप सकते हैं। आगे आपको बताना, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने से कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वैसे जनरली लोगों को लगता है कि टेम्परेचर अगर खोल देंगे क्या चीज का? फ्रिज का, तो मतलब घट जाना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में से ठंडा हवा निकलता है। लेकिन फ्रिज में से ठंडा हवा नहीं निकलता, उसका एक मैकेनिज्म है जो बंद चीज में से वो गर्म को सक करता है और ठंडा उसमें देता है। लेकिन जब उसका बड़ा एरिया हो जाएगा तो पूरा गर्मे गर्म करेगा, वो ठंडा नहीं करेगा, गर्म हवा को सक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आगे आपको बताना है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जैसे चालक है ना, अगर कॉपर है, कॉपर क्या है? चालक है, उसको गर्म कर दीजिए तो करंट का जो उससे फ्लो हो रहा है वो करंट जो है क्या होगा? घट जाएगा, करंट घट जाएगा, ठीक है ना, करंट घट जाएगा। यही अर्धचालक के केस में उल्टा हो जाता है। अगर अर्धचालक को गर्म कीजिएगा ना तो और जल्दी जल्दी करंट पास करने लगेगा, तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्धचालक में बढ़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा। प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध घट जाएगा। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है ना। और यही चालक में बताइएगा, चालक को अगर गर्म करते हैं तो चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। चालकता घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और यही अर्धचालक में उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बताना है, मनुष्य का श्रव्य सीमा कितना से कितना होता है?
20 से 20,000 हर्टेज। यानी कि हम लोग जो है ना, इंसान जो है ये सुन सकते हैं 20 से लेकर के 20 से ऊपर और 20,000 से बीच का जो श्रव्य ध्वनि जो होगा ना, उसी हर्टेज के सीमा को हम लोग सुन सकते हैं। इसके नीचे भी नहीं सुन सकते, इसके ऊपर भी नहीं सुन सकते हैं। इसके नीचे 20 हर्टेज से नीचे वाले ध्वनि को क्या बोलते हैं? अवश्रव्य ध्वनि। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। और 20,000 से ऊपर वाले ध्वनि को क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि। और 20 से 20,000 के बीच के ध्वनि को क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, साउंडेबल साउंड बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, अभी बताए थे कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है ना। और यह पारा का एक यौगिक है, हाइड्रा गैलियम यानी Hg का एक यौगिक है। बताइएगा तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का न्यूटन पर कूलम। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना। विद्युत तीव्रता, ठीक है ना, विद्युत तीव्रता न्यूटन पर कूलम। आगे आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफिरॉल। ठीक है ना। भारी जल क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है ना। भारी जल क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। यानी कि हाइड्रोजन का जो है ना एक अपरूप होता है, ठीक है ना, ड्यूटेरियम, और उसी वो ऑक्सीजन के साथ जब प्रतिक्रिया करता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, और इसको हम लोग भारी जल के रूप में याद करते हैं। ठीक है ना। बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व। ठीक है ना। पानी का अधिकतम घनत्व। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यानी कि 4 डिग्री से कम है ना, तो 4 डिग्री के तरफ हम लोग जाएंगे तो पानी का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और फिर 4 डिग्री के ऊपर जब जाएंगे तो फिर घटने लगेगा। 4 डिग्री के फिर नीचे आएंगे तो फिर घटने लगेगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जाते हैं तो पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है, यानी ठोस बन जाता है। लेकिन ठोस का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, यानी बर्फ का घनत्व जल के 4 डिग्री टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है ना। जबकि देखने में लगता है कि वो ज्यादा हैवी होना चाहिए, ज्यादा संघन होना चाहिए, ज्यादा घनत्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा पानी के केस में होता नहीं है। ठीक है ना। पानी का सबसे जो ज्यादा घनत्व होगा वो किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। आगे आपको बताना है एपिलेप्सी रोग का संबंध किस संस्थान से है? नाड़ी संस्थान से। नाड़ी संस्थान से यानी कि नर्वस सिस्टम से। ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है ना, मिर्गी आता है तो उसमें क्या नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करता है। चलिए आगे आपको बताना है ड्रॉप्सी बीमारी के लिए कौन सी मिलावटी तेल में उत्तरदायी है? यानी कि ड्रॉप्सी जो है ना, ये बीमारी है जो मिलावटी तेल के कारण होता है। तेल में क्या मिलाया जाता है जो इस ड्रॉप्सी बीमारी का कारण बनता है? अर्जिमोम। अर्जिमोम नाम का रसायन मिलाया जाता है। ठीक है ना। अर्जिमोम नाम का रसायन मिलाया जाता है किसमें? तेल में, खाद्य तेल में, जिससे ड्रॉप्सी नामक बीमारी हम लोग को होती है। चलिए आगे आपको बताना है हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है ना। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, फॉस्फेट के रूप में नहीं पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम से बंधा हुआ रहता है। ठीक है ना। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों का मुख्य अवयव भी क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। ठीक है ना। चलिए किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगे का प्रयोग कर समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं आप? सोनार का प्रयोग करके। ठीक है ना। सोनार का प्रयोग करके समुद्र में गहराई का पता लगाते हैं, या फिर समुद्र में जो कोई भी नीचे वस्तु है उसका पता लगाते हैं किस गहराई में है, सोनार की मदद से ही पता लगाते हैं। बताइएगा मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग की गड़बड़ी होने की संभावना होती है? किडनी। ठीक है ना। एल्बुमिन जो है ना एक प्रकार का प्रोटीन है। एल्बुमिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। और अगर उस प्रोटीन को छान नहीं पा रहा है तो इसका मतलब जो छानने वाला छन्ना है वो खराब हो चुका है, और रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि रक्त का प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है तो क्या जवाब दीजिएगा? नहीं, किडनी नहीं होगा। रक्त का फिल्टराइजेशन किया जाता है किडनी के द्वारा। ठीक है ना। रक्त का परिशोधन किया जाता है किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण बोले या फिर इंग्लिश में प्यूरिफिकेशन बोले तो वो कौन करता है? फेफड़ा करता है। फेफड़ा, लंग्स करता है। ठीक है ना। लंग्स करता है। लंग्स क्या करता है? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है और ऑक्सीजन को भर देता है किसमें? रक्त में।
और उसी रक्त में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त शरीर के सारे कोशिकाओं में जाता है तो हर कोशिका एक प्रकार का केमिकल फैक्ट्री है, हर कोशिका एक प्रकार का केमिकल फैक्ट्री है। उस केमिकल फैक्ट्री से एक रसायन निकलता है, जो रसायन क्या है, अमोनिया, ठीक है ना। कौन सा रसायन है, अमोनिया। उस अमोनिया को छानने का काम कौन करता है, किडनी, ठीक है ना। तो रक्त को छानने का यानी कि फिल्टराइजेशन का काम, परिशोधन का काम कौन करता है, किडनी। रक्त को प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, फेफड़ा। इस दोनों क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे आपको बताना है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। विटामिन B6 का, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का, ठीक है ना। बताइएगा शुष्क छिपापी यानी कि जिरप्थेल्मिया रोग जो है यह किस विटामिन की कमी से आंख में होता है। जिरप्थेल्मिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। यानी आंख जो है ना हमेशा सूखा सूखा नजर आएगा, आपको हमेशा सूखा सूखा लगेगा। या फिर आप ज्यादा देर मोबाइल वगैरह देखते होंगे ऐसे करके, तो आंख बंद करते होंगे ना तो चुभन टाइप का महसूस होता होगा। क्यों, क्योंकि आप लगातार पलक झपकाए नहीं, और पलक जब तक नहीं झपकाएंगे तब तक लेक्राइमल ग्लैंड एक्टिव नहीं होगा, और उस लेक्राइमल ग्लैंड से आंसू निकलेगा नहीं, तो आपका आंख भींगेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपका आंख सूख चुका है, और उस सूखे आंख पे पलक जब ऊपर नीचे होता है तो चुभन महसूस होता है, ठीक है ना। तो ये जो है, और लेक्राइमल ग्लैंड एक्टिव नहीं होता है, यानी कि आंसू अगर नहीं निकलता है तो किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से। और उस बीमारी का नाम क्या है, जिरप्थेल्मिया या शुष्का छिपापी बोलते हैं, ठीक है ना, शुष्का छिपापी बोलते हैं उसको, बीमारी को। आगे आपको बताना है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन ली जाती है किस बीमारी को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए। बहुत सही, एंटीपायरेटिक मेडिसिन आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब आपको बुखार है, ठीक है ना। और एनाल्जेसिक मेडिसिन याद आप ले रहे हैं इसका मतलब आपको दर्द है, ठीक है ना। यानी कि दर्द के लिए, यानी कि पीड़ाहारी के रूप में आप दर्द को कम करने के लिए किस दवा को का इस्तेमाल करते हैं, एनाल्जेसिक का। और बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन का। और अगर किसी प्रकार का संक्रमण है तो उसको कम करने के लिए एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल दवा लेते हैं। संक्रमण को कम करने के लिए एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल दवा लेते हैं। आगे आपको बताना है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो क्या है, अभी बताए थे, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। देखिए कितना पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना याद हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ कितना भी हम देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास जो रहेगा, आपको जो याद होगा वही ना। एक दिन के लिए आपको बैंक में डाल दिया जाए, अब बोले कि जितना पैसा ले सकता है ले लो, और वहां पे इतना पैसा है कि मतलब आप उसको गिन तो छोड़िए, आप उसको देख भी नहीं सकते हैं कि कहां कहां पैसा भरा हुआ है। जब आपको एक दिन के बाद बैंक से निकाला जाएगा तो क्या आप बोल सकते हैं कि अब हम खरबपति नहीं, अब हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, नहीं बोल सकते हैं। आप जितना पॉकेट वॉकेट में लेके निकलिएगा उतना ही आप बोल सकते हैं कि मेरे पास अब इतना पैसा है। तो वही चीज नॉलेज का भी है, कितना पढ़ रहे हैं, कितना देख रहे हैं उससे इंपोर्टेंट नहीं है, कितना आपके पास रिजर्व हो जाए वो इंपोर्टेंट है। तो थोड़ा सा कंसस होकर के सुनिएगा तो ज्यादा रिजर्व आपके पास होगा, ज्यादा याद आपको होगा। चलिए बताइएगा, मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम एक वर्णक है, ठीक है ना, जिसके कारण मूत्र का कलर पीला होता है। बताइएगा, हाइपोकॉन्ड्रिया एक बीमारी है, इस बीमारी में क्या होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया एक सिचुएशन है, ठीक है ना, हाइपोकॉन्ड्रिया एक सिचुएशन है। इसमें होता क्या है, तो हाइपोकॉन्ड्रिया एक सिचुएशन है जिसमें मनुष्य जो है ना अपने बीमारी को लेकर के बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है, बहुत ज्यादा सोचता है। जैसे हमको कोई बोल दे कि हाँ कि तुम कितना पानी पीता है, हम बोलेंगे कि हम 2 लीटर पानी पीते हैं, बोलेगा कि आप तुम्हारा 2 साल के अंदर तुम्हारा किडनी फेल हो जाएगा, ठीक है ना। वो हमको बोल के चला गया, अब हम इसको बार बार सोच रहे हैं कि अब तो मेरा 2 साल ही बचा है, मेरा किडनी फेल हो जाएगा, अब मेरा 2 ही साल बचा है, मेरा किडनी फेल हो जाएगा। और इस चीज को हम लेकर के इतना परेशान हो जाए कि हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो हमको डॉक्टर बोलेगा आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपको क्या हुआ है, हाइपोकॉन्ड्रिया। आप किस सिचुएशन से बिलोंग कर रहे हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो हाइपोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, ठीक है ना। चलिए एक आगे बताना है आपको, नेत्रदान में रोगी का आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है, तो कॉर्निया का, ठीक है ना। सिर्फ कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा आईबॉल निकालेगा और डाल देगा सीधे, ठीक है ना। सिर्फ कॉर्निया, हाँ बीच वाला जो पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट है ना, वो पार्ट कॉर्निया है और वही ट्रांसप्लांट होता है। चलिए आगे आपको बताना है, प्लेगरा किस बीमारी, किसके कमी से होता है, नियासिन यानी कि विटामिन B3, विटामिन
3। प्लेगरा रोग जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, यानी नियासिन की कमी से होता है। बताना, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है? चंद्रमा के तल से यानी कि चांद पे अगर आप खड़ा होकर के देख रहे हैं तो पूरा आकाश आपको काला दिखेगा। ऐसा प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? नहीं, वर्ण विचलन प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन का खोज किसके द्वारा किया गया था? बताइए, किस वैज्ञानिक के द्वारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का खोज किया गया था, जिसके कारण उन्हें नोबेल भी मिला, और वो भारतीय वैज्ञानिक है। 1930 में मिला था नोबेल सीवी रमन को, ठीक है ना। सीवी रमन को जो नोबेल मिला था वो किस कारण से मिला था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन का खोज करने के लिए ही मिला था, ठीक है ना। और आपको चांद से अगर आप खड़ा होकर के देख रहे हैं आकाश को, तो आकाश काला दिख रहा है। किस कारण से? प्रकाश के किस प्रकार की घटना के कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। आकाश नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, खसरा होने का कारण क्या है? किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। खसरा किसके कारण होता है? मिजल्स जो होता है वो वायरस के कारण ही होता है, ठीक है ना। मिजल्स, मम्प्स, रूबेला ये सब होता है। MMR का इसमें वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है ना। मिजल्स और मम्प्स और रूबेला ये 3 बीमारी होती है, जो तीनों वायरल डिजीज है। इसके लिए एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन आती है, ठीक है ना, जो इसके लिए दिया जाता है, ठीक है ना, MMR का वैक्सीन। और एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन और आता है जिसका नाम है DPT। वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है? हाँ, डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए, ठीक है ना। डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए। और ये बैक्टीरियल बीमारी है। ये तीनों जो है कैसी बीमारी है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ठीक है ना। DPT का दिया जाता है। चलिए आगे आपको बताना है, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाली रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? सामान्य स्थिति में रक्त जो है हृदय से जो आता है उसका कितना प्रतिशत रक्त जो है वो गुर्दा यानी कि किडनी को मिलता है? तो 24%। कितना प्रतिशत मिलता है? 24% रक्त जो है वो किडनी को मिलता है। बताइएगा तो नाइलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? कैरोथ्स के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। नाइलॉन प्लास्टिक का आविष्कारक कौन थे? कैरोथ्स। और 1937 ईस्वी में किए थे। ये कब किए थे? 1937 में किए थे कैरोथ्स के द्वारा। बताइएगा, साबुन के बुलबुले बनने में प्रकाश की किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। साबुन का जो बुलबुला बनता है ना, वो रंगीन जो दिखाई देता है वो किस कारण से? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है ना, प्रकाशीय घटना है। गतिमान आवेश उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अभी जो आपके बाहर जो लाइन गया हुआ है, ठीक है ना, लाइन, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है अपने आसपास? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। कहीं से भी करंट बह रहा है, इस तार से भी करंट बह रहा है, इसमें से भी 2 क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कौन कौन सा? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि इसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है ना, इंटेंसिटी कम होने के कारण। बताइएगा, अर्जेंटाइन जो है ये किस धातु का अयस्क है? चांदी का। अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? चांदी का अयस्क है। किसी तारे का रंग उसके किस गुण का परिचायक होता है? उसके ताप का परिचायक होता है। किसी तारे का रंग कैसा दिख रहा है? वो एकदम बिल्कुल डार्क रेड दिख रहा है या फिर येलोइश रेड दिख रहा है, वो सब पता लगाया जा सकता है। वो किसको इंडिकेट करता है? उसके ताप का, कि उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना, वो कितना उसमें प्रज्वलित हो रहा है चीजें। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। आगे बताना है, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.6 के आसपास होता है। 6.6। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.6 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.4 होता है। और जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? जठर रस का, बाइल जूस का 7.4, ठीक है ना। बाइल जूस का जो होता है पीएच वैल्यू वो 7.4 तो रक्त का होता है, 7.7 होता है। जठर रस का कितना होता है? 7.7। और मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4, ठीक है ना, 7.4। जो आपके रक्त का पीएच वैल्यू होता है ना, वही आपके शरीर का भी पीएच वैल्यू होता है, ठीक है ना, क्योंकि रक्त का प्रवाह आपके पूरे शरीर में हो रहा है। बताइएगा, मनुष्य के शरीर में
पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? यकृत में बनता है और कहाँ पे? पित्ताशय में स्टोर होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और लिवर में बनता है, ठीक है ना। और इसी का ये जो गॉल ब्लैडर में जो बनता है पित्त जो बनता है, इस पित्त का कितना वैल्यू होता है? 7.7 होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिस है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी मांसपेशी भी पूछ रहे हैं, स्टेपेडियम है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियम है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है हिस्टोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हैं? उत्तकों का, यानी कि टिश्यू का। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? टिश्यू का यानी उत्तक का। और साइटोलॉजी में किसका करते हैं? कोशिकाओं का। कोशिका का यानी सेल का साइटोलॉजी में। बताइएगा न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन पर केजी त्वरण का। न्यूटन पर केजी त्वरण का है, ठीक है ना। बताइएगा एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? घटेगा, ठीक है ना। अगर वह गहरी सांस लेगा तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? घटेगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए आप किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आवृत्ति को मापने के लिए ओडोमीटर का। किसका? ओडोमीटर नहीं, देखिए ठीक से सुनिए, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए ओंडोटोमीटर, ठीक है ना। ओंडोटोमीटर है, ओंडोटोमीटर है, ठीक है ना। ओंडोटोमीटर का। ओडोमीटर से आप क्या मापते हैं? नहीं, स्पीड नहीं, दूरी मापते हैं, ठीक है ना। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी। वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? ओडोमीटर से। और स्पीड मापते हैं स्पीडोमीटर से। स्पीड मापते हैं स्पीडोमीटर से, ठीक है ना। आगे बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए, ये तो हो ही गया ओडोमीटर का, ठीक है ना। आगे आपको बताना है डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिल्कुल, ये सब कंसेप्ट में डगमगाइए नहीं, ठीक है ना। एकदम सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, और मोटर इसका उल्टा करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। विद्युत बल्ब किसको परिवर्तित किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा को ताप और प्रकाश ऊर्जा में, ताप और प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है ना। और अभी तो CFL वगैरह आ गया, इस सबसे हालांकि थोड़ा सा टेम्परेचर निकलता है लेकिन बहुत कम निकलता है। पहले जो व्हाइट वाला बल्ब था, वो पीला वाला, उसमें से टेम्परेचर ज्यादा निकलता था, ठीक है ना। ईयरफोन किसको किस में परिवर्तित करता है? हाँ, ईयरफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है ना। और माइक्रोफोन यानी आपका फोन का माइक ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। और पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की में भी कुछ खास नहीं होता है, पवन के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा उसको घुमाया जाता है, तो वो भी एक मैकेनिकल वर्क है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देता है, यानी विद्युत ऊर्जा में। बैटरी किसको किसमें परिवर्तित करता है? किसको? रासायनिक को विद्युत, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोनों काम करता है। एक बार विद्युत लिया तो उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके रख लिया, और फिर जरूरत पड़ने पर उस रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा में दे दिया, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व की बात करें, देखिए इसमें 3 चीज आएगी, ठीक है ना। तत्व की बात करें तो तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा भूप्रपटी पर अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा। उसके बाद धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है। और सबसे ज्यादा अधातु कौन सा है? सिलिकॉन है। कौन सा है? सिलिकॉन है। हालांकि सिलिकॉन 2nd नंबर पे आता है, एल्युमिनियम 3rd नंबर पे आता है। वैसे अगर सीधे तत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है ना। लेकिन वही धातु की बात करें तो धातु में पहले नंबर पे एल्युमिनियम आ जाता है। उपधातु या अधातु में बात करें तो सिलिकॉन। उपधातु में ही बात करें तो सिलिकॉन आ जाता है, ठीक है ना। और अधातु में कहेगा तो
फिर तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे है ही, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चलिए आगे आपको बताना है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में किसका प्रयोग होता है, किस रसायन का। तो अभी बताया थी, क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो गया, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट। और नेल पे जो पेंट लगाता है वोटिंग के टाइम पे वो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। और कृत्रिम वर्षा जो करवाते हैं उसमें सिल्वर आयोडाइड। आगे आपको बताना है H1N1 से विषाणु से प्राय कौन सी बीमारी होती है। H1N1 से स्वाइन फ्लू, H1N1 से स्वाइन फ्लू, और H5N1 से बर्ड फ्लू, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि H1N5 ऐसे करके नहीं, एकदम स्पष्ट रखिएगा, जो भी चेंज होगा वो H में ही। H1N1 में कौन सा, स्वाइन फ्लू, H5N1 में कौन सा, बर्ड फ्लू, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है नवजात शिशुओं में लगाया जाने वाला ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है ये किस किस रोग से प्रतिरक्षा करता है। तो अभी बताए थे DPT, डिप्थेरिया परtussis टिटनेस, ठीक है ना, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया से। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो आप क्या कह सकते हैं, इनको कौन सी बीमारी हुई है, मोतियाबिंद, ठीक है ना, ग्लूकोमा बीमारी होती है। आंख का लेंस अपारदर्शी अगर हो जाता है तो कौन सा बीमारी है, मोतियाबिंद, जो प्राय उम्र बढ़ने के साथ यह बीमारी होती है, ठीक है ना। देखते होंगे ब्लैक चश्मा लगा करके लोग चलते हैं, वो उनका ऑपरेशन हुआ होता है किस बीमारी का, मोतियाबिंद का, ठीक है ना, ग्लूकोमा का। आगे बताना है आपको शरीर की वो कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजन में विशिष्टीकरण की क्षमता होती है और जो कई गंभीर बीमारियों से शोध का केंद्र बिंदु बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, हम जो अभी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कोशिका के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शरीर की वो कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन एवं विशिष्टीकरण की क्षमता होती है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु बना हुआ है, ऐसे सेल को किस नाम से जानते हैं, ऐसे कोशिका को किस नाम से जानते हैं। नहीं, WBC नहीं, WBC का तो कोई शोध नहीं, वो तो अब सबको पता चल गया है कि उसमें क्या है, सो ठीक है ना। ऐसे कोशिका को बोलते हैं स्टेम सेल्स, क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स, ठीक है ना, स्टेम सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि कई गंभीर कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में यह सक्षम है। और स्टेम सेल्स के बारे में बता दें, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो स्टेम सेल्स ही पाया जाता है, ठीक है ना। और उस पर बहुत रिसर्च चल रहा है अभी, वो कैंसर जैसी बहुत गंभीर बीमारियों से लड़ने में कारगर है। आगे आपको बताना है रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर के रखा जाता है, यानी कि ब्लड बैंक में जो है ना, सो किस रसायन के साथ ब्लड को रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट और सोडियम डेक्ट्रेट के साथ, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम डेक्ट्रेट के साथ मिलाकर के रखा जाता है ब्लड बैंक में। बताना है कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल, ठीक है ना, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, नीला थोथा या फिर ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। आगे आपको बताना है कंप्यूटर संबंधित कोबोल क्या है, भाषा है, ठीक है ना, एक बेसिक भाषा है, एक बेसिक भाषा है, ठीक है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं उसको। आगे आपको बताना है गैस के विसरण का नियम जो है यह किसके द्वारा दिया गया था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ग्राहम के द्वारा, ठीक है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैस लॉज किसके द्वारा, ग्राहम के द्वारा। आगे बताना है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है ना। और बेकिंग पाउडर एक होता है, वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एक धोबन सोडा भी होता है फिर, हाँ वही सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वही हाइड्रोजन वाला जो बोले वही बाइकार्बोनेट हो गया, जो खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा भी खाने वाला ही होता है। अच्छा, और धोने वाला सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट ना, ठीक है। देखिए 3 सोडा होता है, तीनों को याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट जिससे कपड़ा साफ करते हैं, डिटर्जेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है जिसमें H लग गया, ठीक है ना, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बोलते हैं, वो मीठा सोडा है जो आपके दुकान वगैरह में मिलता है, पकौड़ा वकौड़ा बनाने में जो इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको खावर सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर खाने वाला सोडा बोलते हैं। और एक होता है बेकिंग पाउडर, जो कि भोज वगैरह होगा ना, या फिर हलवाई वगैरह जब मिठाई वगैरह बहुत बनाएगा तो उसमें आपको मंगवाएगा, बोलेगा
कि एक तो मीठा सोडा मंगवाइए और एक बेकिंग पाउडर मंगवाइए। तो बेकिंग पाउडर दूसरा होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट में जब आप यानी कि खाने वाले सोडा में जब आप मिला देते हैं क्या चीज, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड, तब वो बन जाता है कौन सा, बेकिंग पाउडर। ठीक है ना, तो तीनों अलग अलग चीजें, मिक्स नहीं कीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, धोबन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। ठीक है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट में जब मिला देते हैं टार्टरिक एसिड तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन आज का बता दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और गॉस दोनों होता है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और गॉस दोनों होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है ना, छोड़ देते हैं आज के लिए इतना ही।